जिसका मतलब होता है बेचना। जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बातें नहीं करते। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बातें करते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ये सेल के ऊपर बातें करता है। मींस इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब हम बेचते हैं तो किस सर्कमस्टांसेस में बेचते हैं, कैसे बेचते हैं। तो ये जो सेल है ये सेक्शन 54 के अंडर डिफाइन किया गया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे जो कि सेल की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो सेक्शन 54 है वो सेल की बातें करता है, जिसका मतलब होता है बेचना। अब हम इस सेक्शन को बेयर एक्ट के लैंग्वेज में देखेंगे, जो यह बोलता है कि सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मीन्स किसी पर्सन के पास किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप है। ओनरशिप मीन्स उस पर्सन के पास बंडल ऑफ राइट्स है, जैसे कि राइट टू एंजॉय, डिस्ट्रॉय, पोजेशन, हर तरह की राइट। सेल में हर तरह की राइट ट्रांसफरर ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देता है। ओनरशिप मतलब उसके पास हर चीज़ का राइट है। वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकता है, वो उसे ट्रांसफ़र भी कर सकता है, वो उसे एंजॉय भी कर सकता है। उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट आ रही है वो उस बेनिफिट को ले भी सकता है। तो ये हो जाता है ओनरशिप। तो इस सेक्शन में जो सेल है उस ओनरशिप को ही ट्रांसफ़र करता है सेल इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। अब आप किसी को कुछ चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके बदले वो आपको कुछ तो देगा, जिसे हम कंसीडरेशन बोलते हैं। तो एक प्राइस देगा या फिर एक प्रॉमिस देगा कि आप मुझे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, बेच रहे हो, तो इसके जगह पर मैं आपको ये चीज़ दूंगा या फिर मैं आपका ये काम करूंगा। तो ये हो गया प्रॉमिस्ड। और पार्ट पेड, या फिर वो जो ट्रांसफरी है वो बोलता है कि मैं आपको हाफ अमाउंट पेड कर देता हूँ और हाफ जो है वो इस प्रॉमिस पर कवर हो जाएगा। या फिर पार्ट प्रॉमिस, तो सेम वही कि आधा जो हाफ है वो इस प्रॉमिस पर कवर हो जाएगा 50%, और 50% जो अमाउंट है वो मैं आपको पेड कर दूंगा। तो जो ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है सेल, तो उसमें सिंपल सी बातें ये बोलता है कि जो ट्रांसफरर है वो अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप यानी कि फुल राइट्स सेल के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता है ट्रांसफरी को एक सर्टेन कंसीडरेशन पर। अब वो कंसीडरेशन प्राइस भी हो सकता है, प्रॉमिस्ड भी हो सकता है, पार्ट पेड भी हो सकता है, पार्ट प्रॉमिस्ड भी हो सकता है। तो एज पर बेयर एक्ट लैंग्वेज सेल का डेफिनेशन ये है। अब हम एसेंशियल्स ऑफ सेल के ऊपर बातें करेंगे। एसेंशियल्स ऑफ सेल मीन्स जब कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो उसे हम सेल तब कहेंगे जब ये कुछ एसेंशियल्स जो पॉइंट मेंशन किए गए हैं वो पॉइंट वहाँ पर फॉलो होने चाहिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफरर जब अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तो उसे अपनी प्रॉपर्टी का फुल ओनरशिप ट्रांसफ़र करना होगा। वो अपनी प्रॉपर्टी का फुल ओनरशिप ट्रांसफ़र करेगा, ना कि सिर्फ इंटरेस्ट या फिर उस प्रॉपर्टी का हाफ राइट ट्रांसफ़र करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सेल के अंडर कवर नहीं होगा। सेल के अंडर कवर तभी होगा जब ट्रांसफरर अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफ़र करेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सेलर शुड बी द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेलर जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र कर रहा है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेलर के पास ओनरशिप होना चाहिए। सेलर उस प्रॉपर्टी का उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट एट द डेट ऑफ सेल। मीन्स जो पार्टीज है यानी कि मेनली हम ट्रांसफरर को ही देखते हैं, सेलर को ही देखते हैं जो बेच रहा है। तो जिस दिन प्रॉपर्टी बेची जा रही है, जिस दिन प्रॉपर्टी सेल हो रही है, उस दिन ट्रांसफरर सेलर एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और वो साउंड माइंड होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि वो जो कर रहा है, वो जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके बारे में उसे फुल नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, जिस दिन प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, उस दिन पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो कॉम्पिटेंट में आ जाता है मेजर और साउंड माइंड। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल।
जिस दिन प्रॉपर्टी बेची जा रही है उस दिन ट्रांसफेरर के पास उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप होना चाहिए, उस दिन ट्रांसफेरर के पास वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसफेरर जिस दिन प्रॉपर्टी को बेच रहा है उस दिन उसके पास वो प्रॉपर्टी आए ही ना। ट्रांसफेरर ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास अभी ये प्रॉपर्टी नहीं है, मैं इसे 2 मंथ बाद परचेज कर लूँगा, 2 मंथ बाद ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी तो जाकर ये आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन प्रॉपर्टी सेल हो रही है उस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफेरर यानी कि सेलर के पास एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है मनी कंसीडरेशन शुड बी देयर। जब ट्रांसफ़र हो रहा है यानी कि सेलर जब प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है तो किसी कंसीडरेशन पर ही सेल होना चाहिए। बिना कंसीडरेशन के प्रॉपर्टी सेल और ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो कंसीडरेशन में तो जैसा कि हमने बताया था कि या तो प्राइस पेड हो जाएगा, मीन्स अगर सेलर ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ट्रांसफरी उन्हें उसका अमाउंट, एक कॉम्पिटेंट अमाउंट पेड करेंगे या फिर एक प्रॉमिस्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एक सेलर है और बी ट्रांसफरी है, तो ए के पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका ओनरशिप फुल राइट ए के पास है। तो होता क्या है कि ए अपनी प्रॉपर्टी को बी को सेल कर देते हैं, तो ए अपनी प्रॉपर्टी का फुल ओनरशिप बी को ट्रांसफर करते हैं और जिस टाइम ट्रांसफर होता है उस टाइम ए के पास वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होती है और जिस टाइम ए अपनी प्रॉपर्टी को बी को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस टाइम दोनों पार्टीज एक कॉम्पिटेंट एज में हैं और दोनों पार्टीज मेजर भी है और साउंड माइंड भी है। उसके बाद जब ए अपनी प्रॉपर्टी को बी को बेचते हैं तो बेचने के बाद दोनों के बीच एक सर्टेन कंसीडरेशन होता है कि ए ने बी को प्रॉपर्टी बेचा, अपना एक घर बेच दिया, तो उसकी जगह पर बी ने ए को 50 लाख रुपीस ट्रांसफर करी। या फिर ये तो हो गया पेड। अब अगर प्रॉमिस्ड की बात करें तो ए ने जो बी को अपनी प्रॉपर्टी बेची, अपनी प्रॉपर्टी सेल करी, तो उसकी जगह पर बी ने ए से ये प्रॉमिस किया कि आपके जो दो चिल्ड्रन हैं उसकी मैं केयर टेकिंग करूंगा जब तक मैं लिविंग में हूँ, जब तक मेरी लाइफ है तब तक मैं उनकी केयर टेकिंग करूंगा। और अगर उससे ज़्यादा अगर वो जब तक मेजर रहते हैं, मीन्स मेरी लाइफ में अगर वो मेजर हो जाते हैं तो उनकी माइनॉरिटी तक मैं उनकी केयर टेकिंग करूंगा। तो इस तरह का जो प्रॉमिस है वो बी यानी कि ट्रांसफेरर सेलर से कर सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राइस पेड भी आ गया, यहाँ पर प्रॉमिस्ड भी हो गया। अब अगर पार्ट पेड की बात करें तो बी ए को 25 लाख रुपीस ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉमिस ये डाल देते हैं कि जब तक आपका जो चाइल्ड है, एक चाइल्ड जब तक वो मेजॉरिटी का एज अटेन नहीं करेगा तब तक उसकी केयर टेकिंग मैं करूँगा। या फिर जो पार्ट प्रॉमिस है वो भी वही हो जाता है कि 50 लाख रुपीस में से जो 25 लाख रुपीस है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो पार्ट प्रॉमिस है उसमें ये बोलते हैं कि आपके एक चाइल्ड का केयर टेकिंग मैं करूँगा जब तक कि वो मेजॉरिटी एज अटेन ना कर ले और मैं लिविंग में रहूँगा तब तक मैं उनकी केयर टेकिंग करूँगा। तो इस तरह से पार्ट प्रॉमिस हो जाएगा, इस तरह से पार्ट पेड हो जाएगा। तो ये जो कंसीडरेशन है ये कंसीडरेशन सेल में, ट्रांसफर में होना ही चाहिए। तो ये थे सेल के कुछ एसेंशियल्स। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट मिसिंग हो जाएगा तो ये सेल के अंडर कंसिडर नहीं होगा। किसी भी प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफ़र होता है तो वो सेल तभी कंसिडर होगा जब ये सारे पॉइंट्स उसमें मेंशन्ड होंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेल हाउ मेड। सेल कैसे होता है? तो सेल कैन बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। जब भी किसी प्रॉपर्टी का सेल होता है तो एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है। बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के प्रॉपर्टी सेल नहीं हो सकती। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं
जिसका फर्स्ट पॉइंट है टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज एंड अपवर्ड्स। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टैंजिबल क्या है और इनटैंजिबल क्या है। तो प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक तो टैंजिबल और दूसरा इनटैंजिबल। तो टैंजिबल प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। तो टैंजिबल के अंदर भी दो आ जाएगा, एक मूवेबल और दूसरा इमूवेबल। तो मूवेबल टैंजिबल प्रॉपर्टी वो है जो सबसे पहले तो उसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और दूसरा जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो टैंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी में कार आ जाएंगे, टेबल आ जाएंगे, चेयर आ जाएंगे। अगर हम टैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी देखें तो लैंड, हाउस, प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता लेकिन हम उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये था टैंजिबल। अब हम इनटैंजिबल प्रॉपर्टी को देखेंगे तो उसमें भी आता है एक मूवेबल और दूसरा इमूवेबल। तो जो इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है उसे ना तो हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं और हमें पता है कि इस पर हमारा राइट है, एक इनटैंजिबल, और ये एक इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है। तो इनटैंजिबल प्रॉपर्टी के अंदर भी दो आ जाते हैं, एक मूवेबल हो जाएगा और दूसरा इमूवेबल हो जाएगा। तो इनटैंजिबल मूवेबल में आ जाता है पेटेंट, राइट टू पेटेंट। जैसे किसी तरह का ट्रेडमार्क है, कोई ट्रेडमार्क है तो उस पर हमारा राइट होता है, और वो ट्रेडमार्क हम दिल्ली में भी कर सकते हैं, पटना में भी कर सकते हैं, स्टेट टू स्टेट वैरी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो हो जाएगा इनटैंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर देखें तो उसमें राइट ऑन प्रॉफिट अ पेंड्रे में आ जाएगा। इस घर से जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी बेनिफिट आएगा, उसका एडवांटेज आप सिर्फ 10 साल तक ही ले सकते हैं। तो ये एक इनटैंजिबल इमूवेबल राइट है। ये हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ उस पर राइट मिला है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट अराइज होगा उसका आप सिर्फ 10 साल तक ही एडवांटेज ले सकते हैं। या फिर ये जो पॉन्ड है इसमें आप सिर्फ 15 साल तक ही फिशिंग कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट अ पेंड्रे का राइट हो जाएगा। तो ये इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर कवर होता है। सेल हाउ मेड का जो लास्ट पॉइंट है रिवर्जन, वो यह बोलता है कि जब ट्रांसफरर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है ट्रांसफरी को, तो वो सिर्फ एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही ट्रांसफर करता है। उस सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टी वापस से ट्रांसफरर के पास आ जाती है। तो रिवर्जन का मतलब ये होता है। तो जो ये राइट टू रिवर्जन है उसे भी ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे भी सेल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी 15 साल के लिए ट्रांसफर करी, तो 15 साल के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वापस से ए के पास आ जाएगी। तो ए क्या करते हैं कि राइट टू रिवर्जन जो ए के पास था वो राइट टू रिवर्जन सी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो 15 साल के बाद जो प्रॉपर्टी ए के पास आनी थी वो ए के पास ना जाकर सी को चली जाएगी, क्योंकि ए ने अपना राइट टू रिवर्जन सी को ट्रांसफर कर दिया। तो राइट टू रिवर्जन भी ट्रांसफर हो सकता है। अब ये जो सेक्शन 54 है इसमें एक पॉइंट दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, प्रॉपर्टी बेची जाएगी, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी को सेल करना है वो जो सेल है वो एक फ्यूचर डेट पर सेल होगा। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट आज बन गया, आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे, लेकिन यहाँ इस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन किया गया कि ये जो प्रॉपर्टी ए बी को ट्रांसफर करेंगे ये 2 मंथ बाद ट्रांसफर करेंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में जो ट्रांसफर होता है वो फ्यूचर डेट पर होता है। कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाता है बट ट्रांसफर फ्यूचर डेट पर होता है।
अब वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर देखें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी अभी हो जाएगा और ट्रांसफर भी अभी हो जाएगा। अगर ए और बी के बीच अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ए इमीडिएटली बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में ए और बी के बीच अगर अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो जो ट्रांसफर है वो 1 मंथ 2 मंथ यानी कि ट्रांसफर फ्यूचर डेट पर ही होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ये बोलता है। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। आई होप आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये सेक्शन काफी अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।